गुड इवनिंग एवरीवन, सबको नमस्कार। आज का सेशन होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिक फोर्स तक तो ठीक था, कूलम्स लॉ के जरिए एक बॉडी दूसरे पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा था, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा था, ये सब लगाना तो हमने सीख लिया। अगर मल्टीपल बॉडीज भी हैं और किसी एक बॉडी पे ध्यान केंद्रित किया जाए तो मल्टीपल फोर्सेस आते हैं। मल्टीपल फोर्सेस को कैसे डील करते हैं ये भी मैंने आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में बता रखा है। आज का क्लास कुछ अलग होने वाला है। आज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात होने वाली है। तो आपके सामने सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन रखता हूं और इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं आंसर ढूंढते ढूंढते फील्ड समझ लेंगे, बस ऐसा समझ लो आप। तो बच्चों मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास नेट चार्ज है Q1, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसपे नेट चार्ज Q2 है। तो ऑटोमेटिकली अभी तक जितना हमने सीखा तो हम बोल देते हैं कि भाई Q1 जो है वो Q2 पर एक फोर्स लगाएगा राइट हैंड साइड में और उस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और Q2 जो है लेफ्ट हैंड साइड में Q1 पर फोर्स लगाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बोलते हैं कि नहीं? ठीक है सर, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। अब आप सोचो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हाथ से ऐसा टच किया और इसको आगे पुश किया तो साफ साफ हमको नजर आ रहा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को संपर्क में लाना पड़ता है फोर्स लगाने के लिए। समझ में आया? परंतु यहां पर ये दोनों के दोनों बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स क्या ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी ये दोनों के दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है। ये कैसे संभव है? हाउ इज दिस पॉसिबल दैट दीज टू पार्टिकल्स आर एक्सर्टिंग फोर्सेस ऑन वन अनदर? कैसे ये दोनों पार्टिकल्स, बॉडीज, ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं? कैसे संभव है? राइट? और ये कांटेक्ट में भी नहीं है, कैसे संभव है? हवा में ऐसा क्या है, इस वातावरण में ऐसा क्या है जिससे Q1 को पता चल पा रहा है कि Q2 यहां पर है और मेरे को फोर्स लगाना है, और Q2 को पता चल पा रहा है कि कहीं कुछ दूरी पर, वह दूरी मान लो कितनी है, R है, कुछ दूरी पर Q1 है और मेरे को Q1 पे फोर्स लगाना है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है। ये सब कम्युनिकेशन, ये वार्तालाप इन दोनों के बीच में कैसे हो जा रहा है? ये कम्युनिकेशन करवाने वाला एजेंट कौन है? ये कम्युनिकेशन कराने वाला एजेंट कौन है, या फिर ये कम्युनिकेशन कराने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? हमको सोचना पड़ेगा। भाई आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हो तो मेरी पढ़ाई आप तक पहुंच रही है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम YouTube है। बात समझ में आया? उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 इज एग्जैक्टली व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे सेशन इज। यही हमारा उद्देश्य है, जानना कि ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, और इसको क्वांटिफाई भी करेंगे हम लोग, बताते हैं। तो क्यूरियोसिटी जाग गई दिमाग में कि भाई यहाँ पे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, ठीक है? अभी फिलहाल बस देखते जाओ, जो लिखना होगा मैं बताऊंगा, और हो सके तो बीच बीच में पॉज करते करते कुछ कुछ लिख भी लिया करो। हर चीज मेरा बोर्ड में, जो भी मैं बोर्ड में लिखूं जरूरी नहीं है कि आप उसको नोट करो, ठीक है? लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, उसको नोट कर लिया करो। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो प्रश्न समझ में आया कि बिना संपर्क में आए भी, दोनों बॉडीज बिना संपर्क में एक दूसरे के आए भी एक दूसरे पर कैसे फोर्स लगा देते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी विश टू आंसर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, मैं यहां पर लिखता हूं कुछ, क्या, प्लस Q1, और यहां पे मैं एक बॉडी बनाता हूं। बहुत बढ़िया, सुंदर। अब मेरी कहानी आप जरा सुने, इस कहानी से आप समझ जाएंगे असल में अभी क्या हो रहा है कि Q1 को पता लग जा रहा है कि Q2 है। कैसे पता लग रहा है? सोचने वाली बात है, ठीक है? माध्यम क्या है? सोचने वाली बात है। किसी भी चार्ज की जब मैं बात करूंगा तो चार्ज सिर्फ यहां पे तो है, यहां पर केंद्रित है चार्ज का नेट वैल्यू, लेकिन ये क्या करता है, अपने इर्द गिर्द एक 3 डायमेंशनल स्पेस बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों? एक 3 डायमेंशनल स्पेस बना लेता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर इस प्लेन बोर्ड में बना रहे हैं तो एक सर्कल बना रहा है। सर्कल नहीं बना रहा है, ये क्या बना रहा है? एक स्फीयर बना रहा है, एक गोला बना रहा है। बात समझ में आया? और उस गोले के अंदर, अगर उस गोले के अंदर कोई छोटा सा कोई दूसरा चार्ज अगर एंटर करता है तो उसको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि इस छोटे से चार्ज का भी क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई दो या तीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंटरैक्ट करती हैं तब Q1 को पता चलता है कि Q2 पर मेरे को एक फोर्स लगाना है। उस फोर्स का वैल्यू होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और तब Q2 को पता चल जाता है कि मेरे को Q1 पे फोर्स लगाना है, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझ में आया? मैंने उत्तर दे दिया है। एक बार फिर से बात करते हैं।
किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जब मैं बात करता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज होना चाहिए। ये कैसा है, अभी मान लो चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है। बात समझ में आया? तो ये क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द एक वातावरण बना लेगा, एक 3 डायमेंशनल स्पेस क्रिएट कर लेगा। और उस 3D स्पेस में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, न्यूट्रल वाला नहीं, या तो माइनस वाला, माइनस नेट चार्ज होना चाहिए, या प्लस नेट चार्ज होना चाहिए। अगर प्लस है तो दिस चार्ज विल ऑटोमेटिकली बी पुश्ड फ्रॉम दिस वन। ठीक। और कैसे पता चला इसको कि ये एंटर कर चुका है? भाई इसको पता चला क्योंकि यहां पे इसके इर्द गिर्द जो स्पेस है, जिसको अब मैं बोलूंगा क्या, इसको मैं बोलूंगा व्हाट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझ में आया बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इसका एक और टेक्निकल उत्तर है, जरा इसको ध्यान से सुने। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स of Q1 and Q2 interact, then Q1 comes to know about Q2 and Q2 comes to know about Q1, and that's exactly when Q1 pushes Q2 by this force and Q2 pushes on Q1 by this force. That's it. That's the concept of electric field, right? फिर से अगर कोई पूछता है तो कैसे पता चलता है कि Q2 आ गया है? भैया इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंटरैक्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स इंटरैक्ट करी मतलब माध्यम सेटअप हो गया। आप और मैं कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से। आप अपने किसी दोस्त को फोन लगा रहे हैं तो मान लीजिए एयरटेल या जियो कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो वो एक माध्यम है। बात समझ में आई? अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता के बारे में। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली व्हाट वी विश टू लर्न नाउ। तो मिटा दें इसको, चलो मिटाते हैं। तीव्रता, ओके। फटाफट ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको पहले सीख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल, जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हैं, लेक्चर यहाँ से देखें, जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं फिर उससे न्यूमेरिकल्स बनाएं, ठीक है। और एनसीईआरटी की भी रीडिंग लगाओ, जितना मैं बता रहा हूँ ना, इसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, बड़ा आसान लगेगा आपको सब कुछ। हो सकता है शुरुआत में आप एनसीईआरटी खोलो, उसकी लैंग्वेज ऐसी है, वो बहुत ही ब्रीफ और कंसाइज वे में लिखते हैं, तो हमारे लिए तो बढ़िया है। परंतु आप जब पहली बार पढ़ोगे एनसीईआरटी तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। इसी वजह से लेक्चर मेरा पहले देख लो, न्यूमेरिकल्स भी मेरे साथ में बना लो, अलग से भी न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लो, एनसीईआरटी भी पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना तो बहुत ही कंसाइज और मतलब आपका रिवीजन हो जाना है बड़े अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्या समझने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों, इसको मैं लिखूंगा शॉर्ट में EFI। अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया, मैंने क्या बोला? एक माध्यम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, दे इंटरैक्ट, और उस कम्युनिकेशन के कारण एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं, म्यूचुअल फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वहां पे जब मैंने बात की थी तो मैंने क्वालिटेटिवली बात की थी, कितना फोर्स एक्सर्ट करा ये बताया क्या मैंने? नहीं, कुछ क्वांटिटी के बारे में बात नहीं की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताता है क्वांटिटी के बारे में, तो इसको मैं लिख रहा हूं क्वांटिफिकेशन। जरा देखते जाएं। एक और चीज, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना तगड़ा है, ठीक है, उसको जज करने के लिए हमें उसकी इंटेंसिटी का पता लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट दी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? तो सर पॉइंट्स तो बहुत है। तो ये देखिए, मान लीजिए यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसके इधर ये पूरे के पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस, अगेन ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, पूरे के पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस, इधर इधर इधर, यहां पे इधर जा रहा है, इस तरफ इधर जा रहा है, इधर इधर इधर, तो ये तो पूरे एक वेक्टर फील्ड है 3 डायमेंशनल स्पेस में। कैसे पता करोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3D स्पेस में हम पता नहीं करते, हम इसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट, मान लीजिए मैं यहां पे बिंदु अंकित कर देता हूं, तो मैं पता लगाता हूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है उसका तरीका आपको बताएंगे। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टॉक्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बता देता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये न्यूटन पर कूलॉम में होता है। समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। इतना समझ में आया? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अच्छा, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, एक बढ़िया सा आपको डेफिनेशन बताते हैं। रुकिए, ओके, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो इसको कैसे लिख सकते हो? इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव क्या? टेस्ट चार्ज। ये नया शब्द आया है, टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। अभी समझाते हैं आपको।
इसको मिटा दें, बात समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे के पूरे स्पेस का नहीं निकाला जाता है, स्पेस में से कोई एक पॉइंट सिलेक्ट किया जाता है, वो कितनी दूरी पर है इस पे, ठीक है, इससे कितनी दूरी पर है ये पता लगाया जाता है और फिर उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। रुकिए सरलता से आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए और सबको नोट करते रहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये दोनों आर्टिकल्स ना, ये ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ये भी मैं एक साथ ही बता देता हूँ, एक बार में खत्म हो जाना है, कोई टेंशन नहीं होनी है। देखिए बच्चों, दो प्रकार के चार्जेस का मैं जिक्र करूंगा। एक होगा यहां से सोर्स, जिसको मैं सिंपल क्यू से डिनोट करूंगा, सोर्स चार्ज कहते हैं, और दूसरा होगा जिसको मैं बोलूंगा टेस्ट। ठीक, अब सोर्स चार्ज की मैं बात करता हूं। सोर्स चार्ज में अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स, कैसा रहेगा, रेडियली आउटवर्ड्स रहेगा। उसी प्रकार से अगर नेगेटिव, किसी भी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, रेडियली इनवर्ड्स रहेगा। बच्चों इतना याद रखना है आपने बस, और कोई दिक्कत नहीं है, रेडियली इनवर्ड्स। अब मुद्दे पे आते हैं, हमें तो समझना है कि भाई इसका स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये डेफिनेशन हम इंसानों ने बनाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता को हम समझ पाएं, उसको क्वांटिफाई कर पाएं, इस वजह से एक फॉर्मूला बनाया गया है। डायरेक्शन तो आप समझ ही जाओगे, जो फोर्स का डायरेक्शन रहता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। ठीक, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे वर्कआउट करेंगे उसके लिए हमने ये डेफिनेशन लिखा है, बताते हैं। अभी तो डेफिनेशन में भी कंफ्यूज होगे कि क्या है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वहां पे जो फोर्स है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, सब समझा देंगे। देखिए क्या है ये, सोर्स, ये क्या करता है सोर्स, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। टेस्ट, ये इसको महसूस करेगा, ये बनाएगा और ये महसूस करेगा, मतलब एक्सपीरियंसेस किसको एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। अब चलो मुद्दे पे आते हैं, किसकी बात की मैंने, क्यू की बात करी, ठीक है। और ये मैं ऐसा करके गोला बना लेता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का गोला नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो स्पेस रहेगा, 3D स्पेस रहेगा, ये किसका स्पेस है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस है। और इस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, मान लीजिए जैसा कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, छोटा चार्ज, ये कौन सा, नॉट लगा दिया मैंने, तो ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। तो अभी फिलहाल एक काम करते हैं, इसको केंद्र बिंदु यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिर्फ क्यू, ठीक है जी। अच्छा, एक पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे, इस पॉइंट पे कितना चार्ज है, क्यू नॉट। अब देखिए हमने कैसा डिफाइन किया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। नहीं, कुछ गलत बोल दिया मैंने, लगने वाले फोर्स को तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, लेकिन यहां पे आप चार्ज जो रखोगे वो कितने कूलम का रहेगा भैया, इसको डब्बा बना लो, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो आप ध्यान से। जब कभी भी किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम मान के चलेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज कितना रहेगा, 1 कूलम का रहेगा। हो गई बात खत्म, ठीक है। फिर से बोले, अंग्रेजी में बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बी डिफाइंड एज दी force experienced by a unit positive test charge at that point, force experienced by a unit positive test charge at that point, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर आपको चार्ज का वैल्यू कितना लेना है, 1 कूलम का लेना है। अभी तो फिलहाल मैंने कितना माना है, उसको क्यू नॉट माना है। तो देखिए बच्चों, अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो बहुत जाहिर है कि यहां पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है जी, ये फोर्स लगेगा। इसको आप दे दो क्रमांक 1, इसको दे दो क्रमांक 2। तो फोर्स किस पे लग रहा है बच्चों, 2, और ये हो गया ड्यू टू 1, तो कितना आ जाएगा ये, अरे कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही ऊपर तो नहीं चले गए, ओके दिख रहा है। तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों मान लो आप कितनी है, आर। फोर्स समझ में आया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, बताते हैं। इतना समझ में आया क्या, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूं ना, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, उसका डायरेक्शन किस तरफ है, ये जो वेक्टर होगा आर, इसी का यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, तो उसको आप क्या बोलोगे, आर कैप बोलोगे। तो आप यहां पे लगा दो आर कैप, ठीक। तो ये तो फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा प्यारे बच्चों, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लगाऊं,
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं क्या करूंगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को मेरे को क्या वैल्यू रखना है यहाँ पे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब कितना रखेंगे 1 कूलम। अगर ऐसा आप करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आई? फिर से एक बार देखिए, ये हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन आया, किसका आया, फोर्स का एक्सप्रेशन आया। अब इस फोर्स के एक्सप्रेशन में दो प्रकार के चार्जेस हैं, एक है सोर्स और दूसरा है टेस्ट। टेस्ट चार्ज पे अगर टेस्ट चार्ज को अगर मैं 1 कूलम मान लूं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लूं, तो निकलने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये बताता है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उस पॉइंट पर जो भी चार्ज रखा हुआ है आप उसको कितना मानोगे, बाय डिफॉल्ट 1 कूलम मानोगे। ऐसा एक और तरीका चलो आपको बताते हैं। इतना समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर पूछे कितना होगा तो ये हो जाएगा K, इसको तो 1 रखे, Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये तो हो गया क्या, मैग्नीट्यूड। अब ये क्या बताएगा, उसका डायरेक्शन। तो ये हो गया डायरेक्शन किसका, ये जो वेक्टर है ना R, उसी का यूनिट वेक्टर जो होगा इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर भी R कैप बिंदास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया? चलो थोड़ा सा और संक्षेप में बताते हैं आपको, और संक्षेप में। जरा देखिए आप, क्या है ये, सोर्स, और कुछ दूरी पर क्या है ये, R दूरी पर क्या है, टेस्ट। दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इस पर फोर्स कितना लगाएगा, K Q नॉट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी R स्क्वायर, और मान लेता हूं ये है वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आया? इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इस तरफ। तो इसी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो उसको डायरेक्शन को बताएगा। ध्यान से देखते जाइए आप, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। इसका मैग्नीट्यूड में कोई रोल नहीं, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। बात समझ में आया? आप नहीं लिखो अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड समझने के लिए, तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं Q नॉट से तो क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये जो पूरी फिजिकल क्वांटिटी है किसके लिए है, न्यूटन के लिए, और ये जो है किसके लिए है, कूलम के लिए। ठीक है, जैसा हमने बोला था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्या लिखा था हमने, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट, मतलब 1 रहेगी वैल्यू, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, इंटेंसिटी। तो बस आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये दोनों को डिवाइड कर दो, ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो देखिए K Q बाय R स्क्वायर डॉट R कैप। और इसका कोई पूछे कि भाई यूनिट क्या है, तो यूनिट क्या बोलोगे, न्यूटन प्रति कूलम। खेल खत्म है। समझ गए आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, समझ गए। 2 वर्जन बता दिए, या तो फोर्स में सीधा Q नॉट का वैल्यू 1 कूलम रख दो, KQ बाय R स्क्वायर आ जाएगा। अगर वैसा नहीं करना है तो हमको 1 कूलम के लिए निकालना है ना, 1 कूलम के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स को हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, जो कि कितना है, Q नॉट है, तो कैंसिल हो गया न्यूटन पर कूलम। आप इतना याद रखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपने आप में एक प्रकार का फोर्स है। बात समझ में आया? अब आप दूर जाओगे, ये दूर जाओगे तो फोर्स का वैल्यू कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कम हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये ऐसा, मान लो ये क्या है, सोर्स, कुछ दूरी पे, ये मान लो Q नॉट है, पहले R1 दूरी पे रखे। अब ये भी Q नॉट है लेकिन दूरी R2 है, ये भी Q नॉट है लेकिन दूरी R3 है। दूरी बढ़ती जा रही है और R स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R बढ़ते जाएगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कम होते जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन 1 2 3, चलो इसको सही क्रम में लगाओ तो E1 E2 और E3, बताइए कौन सबसे बड़ा है, E1 बड़ा है, E2 बड़ा है कि E3 बड़ा है? तो देखो ये डिपेंड करता है, देखिए मैग्नीट्यूड तो वही है, मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो Q नॉट बाय R स्क्वायर तो आ जाना है। ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने कैलकुलेट करना है तो KQ अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, KQ बाय R स्क्वायर रहेगा। और अच्छे से जनरलाइज्ड वे में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल ये देखिए हमारे सामने एक अरेंजमेंट है, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई R1 इज ग्रेटर देन, नहीं R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 दिख रहा है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को जमाना है,
कौन सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के। तो जिसका आर बड़ा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा, ऐसा है। जिसका आर बड़ा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही छोटा। तो आर सबसे बड़ा किसका है, तो ये सबसे छोटा रहेगा। तो याद रखो E1 इज ग्रेटर देन E2, E2 इज ग्रेटर देन E3। मतलब ये है जितना आप दूर जाते जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, अब मैंने अपना काम कर दिया, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझा दिया। स्पेस जो है 3 डायमेंशनल स्पेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वही फील्ड है और इसी के कारण एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर पाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसको बताती है, बोलो बोलो, हाँ स्ट्रेंथ को बताती है। और स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर फोर्स निकालते हैं और उसी पॉइंट पर रखे हुए टेस्ट चार्ज को उससे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकल जाता है। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, इतना थोड़ा और जनरलाइज कर दें। चलो इसको नोट करो, फाइनली अब आप इसको नोट कर लो। तो असल में होता है क्या है, एक होता है सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। एक होता है टेस्ट चार्ज जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करता है, या तो फेंका जाता है या तो खिंच जाता है, आइदर इट इज पुश्ड और इट इज पुल्ड टुवर्ड्स द सोर्स। सो यहां पर क्या है बच्चों, Q नॉट। ठीक, और दोनों के बीच में कुछ दूरी है, कितनी, R दूरी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगा, इस तरफ लगेगा। मैं कहता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये है R वेक्टर। बात समझ में आया, अभी देखो आप समझ जाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले हमने कैसे डिफाइन किया, हमने बोला हम निकालेंगे क्या, फोर्स। ठीक है, यहां पे लगेगा फोर्स, तो E कॉमा मैं फोर्स भी लिख देता हूं भाई, दोनों के डायरेक्शन सेम है, फोर्स लगाना है। फोर्स कहां पे, फोर्स ऐसा लिखता हूं मैं, बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन क्या, टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। अब आपको क्या करना है, फोर्स का वैल्यू यहां पे पुट करना है। तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, आप जानते हो, K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये फोर्स का वैल्यू हो गया न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, तो ये हो गया Q नॉट। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब मैं लिखने जा रहा हूं, जरा देखो आप क्या होता है, हमेशा याद रखें K Q बाय R स्क्वायर। अब साथ में मैं R कैप लगा देता हूं, ये जो वेक्टर है इसी का यूनिट वेक्टर R कैप। ये हो गया ब्रैकेट के अंदर मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। बात समझ में आई, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। एक और टेक्निकल तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का, वो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ R। अभी आपने देखा ना, R का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा स्ट्रेंथ में, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो ये कितना होता है, फोर्स एट दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दी टेस्ट चार्ज। बच्चों अब मेरा सुझाव रहेगा कि आप इन दोनों फॉर्मूलेस को बाय हार्ट कर ले और नोट कर ले भाई। अब मैं आगे बढ़ाता हूं कहानी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ गए, किस बारे में बात करता है, स्ट्रेंथ। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज के कारण कुछ दूरी R पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी रहेगा, ये भी हमने पता लगा लिया। अब बात करते हैं ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। करें भाई, वेक्टर्स अच्छे से आना चाहिए, नहीं अगर आया तो टेंशन मत लो, मैं हूं, सब समझ जाएंगे। चलो हो गया नोट, ये याद रहेगा KQ बाय R स्क्वायर। बस इसमें Q क्या रहता है, अरे तुम लोग यार लिख लो यार, Q क्या रहेगा KQ बाय R स्क्वायर में, सोर्स चार्ज रहेगा सर। हाँ राइट, सो in the formula of electric field E equals KQ by R square, Q represents the electric, नहीं, Q represents the source charge। इतना समझ में आया, ठीक है। now we shall move forward। अब आगे बढ़ते हैं, चलो देखो किसके बारे में बात करेंगे, फोर्स ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, ये रिकॉर्डिंग कई बार क्या है, चलते चलते बंद हो जाती है, देखना पड़ता है। ग्रुप ऑफ चार्जेस, नहीं अभी पॉइंट चार्ज खत्म नहीं हुआ है। चलो एक और चीज बताते हैं आपको, बढ़िया सी प्यारी सी। मान लीजिए ये मैंने एक एक्स एक्सिस बनाया, क्या है एक्स, और ये क्या है वाई। मैं यहां पर ओरिजिन पे बिल्कुल यहां पे क्या रख रहा हूं, एक चार्ज रख रहा हूं, कितना, सोर्स चार्ज। तो ये क्या बनाएगा अपने इर्द गिर्द 3 डायमेंशनल स्पेस में
एक वातावरण बनाएगा और उस वातावरण में कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो वो उस वातावरण के प्रभाव मतलब फोर्स को महसूस कर पाएगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो पुश हो जाएगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो पुल हो जाएगा। खैर अभी मान लो एकदम सिंपल केस, यहां पे एक और मैं चार्ज रखता हूं, इसको मैं बोलूंगा टेस्ट, याद रहेगा सोर्स और टेस्ट, और दोनों के बीच में प्यारे बच्चों दूरी जो है वो कितनी है, आर है, तो ये हो गया आर वेक्टर, जिसके जरिए मैं पता लगाता हूं यूनिट वेक्टर का, जिसके जरिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाता हूं। तो एक बात तो जाहिर है यहां पर इधर इस डायरेक्शन में आपको लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो ये बहुत ही बेबी वर्जन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेबी वर्जन है। अभी हम सीख रहे हैं बिल्कुल वेक्टर्स के वातावरण में इसको कैसे हल करना है, अभी हम लोग देख रहे हैं इसका वेक्टर फॉर्म। तो पहले बेबी वर्जन देखो, फिर आपको प्रो वर्जन सिखाएंगे, ठीक है, वहां पे बनाएंगे प्रो वर्जन, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो बोलोगे सर के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये आर कैप हो गया उसके डायरेक्शन के लिए, बहुत सुंदर। किसका फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका गुलाम है, आर का गुलाम है। कितने दूरी पर आप पता लगाना चाहते हो उस पर निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो बेबी वर्जन तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा प्रो वर्जन की तरफ आते हैं, ठीक। अभी तक हम लोग कभी भी देखोगे आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली जाती है, तो हम लोगों ने इस पॉइंट पे निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आने वाला चैप्टर पोटेंशियल पर है ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर कर लो, वहां पर तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन भी स्टैब्लिश करने वाले हैं वो सब बारे में भी बात करेंगे। यहां पे देखो बच्चों, अब इसका प्रो वर्जन देखो, इसको समझो। बेबी वर्जन तो हमने समझ लिया, प्रो वर्जन में इसमें तो आप बोल दोगे सर आपने तो क्या किया, बढ़िया उसको एक्स एक्सिस में दोनों को जमा लिया, ऊपर से आपने ओरिजिन में मान लिया, तो ये तो बड़े आसानी से हो गया फॉर्म। कुछ अलग करते हैं सर इस बार, तो अलग क्या करेंगे प्यारे बच्चों देखो, तो मैं ना इस बार क्या करता हूं, मैं ना इसको एक्स एक्सिस पे रखूंगा ना वाई एक्सिस पे रखूंगा, मैं सिर्फ एक्स वाई प्लेन में उठा करके रख देता हूं। तो देखिए ये दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दैट्स योर वाई एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को समय दे दें आप लोग, और प्यारे बच्चों यहां पर और यहां पर ये दो चार्जेस हमने बना लिए, हाँ जी, ठीक है जी, ओके जी। अब देखिए इनको कुछ नाम देना पड़ेगा, मैंने एक मिनट में अपने नोट्स में कैसे नाम दिया है मैंने, अच्छा ऊपर वाले को मैंने नाम दिया, यहाँ पे बॉडी ए है या पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, बहुत सुंदर। हमें पता लगाना है कि ये यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो उसको एक को सोर्स बनाना पड़ेगा और एक को टेस्ट बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको अलग पेन से लिखते हैं, ए पे जो रखा है इसको मैं बना लेता हूं सोर्स, और बी पे जो रखा है इसको मैं बना लेता हूं टेस्ट। तो जाहिर सी बात है बच्चों, दोनों को एक ही लाइन में जोड़ दो आप, ये जोड़ दिया हमने, और यहां पे ये रहेगा किसका डायरेक्शन, किसका, बोलो बोलो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। इतना समझ में आया मैंने क्या किया, हाँ सर समझ में आ गया। अब ए और बी के बीच में मान लो दूरी है आर, तो उस आर दूरी का हम लोग बना सकते हैं एक वेक्टर। तो मैं यहां पे लेके रहा हूं आर कहां से, ए से बी तक, बहुत सुंदर, ये वेक्टर बना लिया। तो इसी का यूनिट वेक्टर को मैं इसके साथ फिट कर दूंगा, तो डायरेक्शन भी आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है भाई। 11वीं के वीडियोस देखो, अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, नहीं तो फिजिक्स में तो बड़ी दिक्कत हो जानी है आपको, पूरा फोर्स ही फोर्स है फिजिक्स में अधिकतर, ठीक है। अच्छा अब आप देखो ये व्यवस्था है पूरी, अब देखो जरा ये ऐसा करके बना लेते हैं, ये है पोजीशन वेक्टर किसका, बी का, आर बी, और ये जो है प्यारे बच्चों, ये जो है दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी एट ए, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी एट बी। व्हाट वी विश टू फाइंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यहां तो सिंपल था, आपने सीधा एकदम सीधा लाइन में रखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे इसको ऐसा करके ना यहां पे फिट कर दिया मैंने, ओरिजिन से उठा करके ऐसा करके यहां पे फिट कर दिया, हाँ समझ में आया, आ गया सर। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन के इंटू क्यू सोर्स चार्ज का डिवाइडेड बाय दोनों का दूरी कितना है, आर ए बी, और सर इसको स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा, ऐसा करने से इसका मैग्नीट्यूड, और इसी आर ए बी का हम लोग निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मैं लगा देता हूं सर, ये बन गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही करना है। अब थोड़ा सा ना वेक्टर्स को भी सम्मान देना है बच्चों, ये नोट हो गया कि नहीं, हो गया है,
चलो मैं हट जा रहा हूं, पॉज कर लो, नोट कर लो। हो गया, चलो। हाँ, पूरा वेक्टर्स का धागा खोल के रख देंगे आज, बिल्कुल चिंता मत करो आप। अब जरा देखिए यहां पे ये ओरिजिन है ना, ये ओ लिख देते हैं सम्मान के लिए। तो ये ऐसे जा रहे हैं हम लोग कहां तक, ए तक, फिर ऐसे जा रहे हैं ये बी तक, और ये कुछ ऐसा हो रहा है। हाँ जी, ऑब्जेक्ट एट बी, ऑब्जेक्ट एट ए। सोर्स लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, और ये है टेस्ट, टेस्ट सोर्स, टेस्ट सोर्स। ओके, वेक्टर आर ए, वेक्टर आर बी, और बच्चों हमने इधर से ए से बी की तरफ डायरेक्शन लिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, देखो फोर्स बी पे लग रहा है, ए के कारण पुश हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस डायरेक्शन में मतलब ए से बी के डायरेक्शन में, ए से बी, ए से बी। हम यहां पे बना रहे हैं क्या, आर ए से बी। समझ में आया? अब आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है। इफ टू साइड्स, चलो उतना भी ज्ञान देने का ज्यादा जरूरत नहीं है। ये देखो, ये देखो, इधर देखो, आर ए प्लस आर ए बी, आर ए प्लस आर ए बी, वेक्टर वेक्टर इज इक्वल टू, ये दोनों सेम सेंस में, ये ऑपोजिट सेंस है, बस इक्वल हो गया, इज इक्वल टू आर बी। आपको आर ए बी का पता चल जाना है यहां से इस इक्वेशन से। तो आर बी कितना हो गया, वेक्टर बी, ना कुछ गलत हो गया, आर ए बी का पता लगाना है। तो क्या हो जाएगा, आर बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। अगर आपको ये पता है बच्चों, तो इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे इसका यूनिट वेक्टर, आर कैप ए बी बराबर, इस वेक्टर का आपको रखना है तो गिवन वेक्टर हो गया, तो करके दिखा देता हूं आपको, आर ए बी, ये तो गिवन वेक्टर हो गया, गिवन वेक्टर बाय इट्स मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब होता है मैग्नीट्यूड, याद रखो भाई। आर ए बी ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको उठा करके इसको रख देना है यहां पे। देखिए फिर से मैं लिख रहा हूं, आर ए बी है ना, तो इसको आप लिख सकते हो आर बी माइनस आर, ये सब टेक्निकल चीजें हैं। एज अ टीचर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना, और यहाँ पे मॉड्यूलस है आर ए बी, बस मैंने वेक्टर नहीं लगाया, ऊपर लगाया, नीचे नहीं लगाया। इसको उठा करके बच्चों ये है आर ए बी का वैल्यू, कौन सा, यूनिट वेक्टर का वैल्यू। इसको उठा करके हमें रख देना है यहाँ पे। अगर हम करते हैं ऐसा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ जाता है, ये आ जाता है के क्यू। तो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लूंगा प्यारे बच्चों, क्षमा करें। आर बी माइनस आर ए रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आर ए बी, और यहाँ पे आर ए बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर ए बी का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा आर बी माइनस आर ए। ये वेक्टर वेक्टर खेल खत्म, दैट्स इट। ज्यादा टेंशन मत लो, अब क्वेश्चंस करते हैं, सब बना लोगे, सब बना लोगे, बिल्कुल चिंता मत करो। नोट करो इसको। हाँ जी, ग्रुप ऑफ चार्जेस समझ गए सर, बहुत अच्छे बच्चों। अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर सेशन को फिनिश करते हैं, ठीक है। जितना सिखाना था मुझे वो मैंने आपको सिखा दिया। के क्यू बाय आर स्क्वायर याद रखो, आर दूरी पर, ठीक। चलो बेबी प्रो सब सीख गए तुम लोग। वेक्टर्स अगर आता है ना तो फिजिक्स काफ़ी आसान हो जाती है, लेकिन अगर वेक्टर्स नहीं आए तो भैया बहुत बहुत दिक्कत होता है फिर फिजिक्स समझने में। हर जगह डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, इसी की दुनिया है फिजिक्स। चलो बनाए। तो कहाँ है यार मेरी क्वेश्चन शीट, कहाँ, पहला एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है जी। लगाएं इसको आप, और मुझे तो ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो मैं पहले पढ़ता हूं। 2 पॉइंट चार्जेस +8q एंड -2q आर लोकेटेड एट x = 0, x = L। 2 पॉइंट चार्जेस हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनाना पड़ता है ये। अब तो तुम्हारा JEE का मेंस के एग्जामिनेशन की थ्रू ही आपका IIT और NIT में होता है। पहले NIT के लिए स्पेशल एग्जामिनेशन होता था, उसको AEEE कहते थे, ठीक है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब तो खैर सिर्फ JEE मेंस और फिर एडवांस होता है NITs और IITs के लिए। खैर तो ये उस जमाने का क्वेश्चन है, सन 2005 का। सो व्हाट वी हैव इज 2 पॉइंट चार्जेस 8q एंड 2q which are located at x = 0 and x = L respectively। तो हमें बताना है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। एक ऐसा पॉइंट ढूंढ करके निकालना है, ठीक है। कहां पर बोला है, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस
एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द 2 पॉइंट चार्जेस इज 0। टेंशन मत लो, पॉज करो, एक बार पढ़ो। पढ़ लिए? चलो अब मैं बताता हूं। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, एक्स एक्सिस है, तो सम्मान के लिए छोटा सा वाई एक्सिस बना लेते हैं, नहीं तो एक्स एक्सिस ही है, ये है जी। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक यहां पर और दूसरा यहां पर। हाँ जी, दोनों पॉइंट चार्जेस के हमको मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। कितना कितना मैग्नीट्यूड है? तो बच्चों एक का +8q है, इसको मैं क्रमांक 1 बोलता हूं, इसको क्रमांक 2 बोलो। इसका है +8q और इस पे कितना है -2q। क्या सही लिखा है मैंने? कुछ गलत तो नहीं है? +8q एंड -2q। 8q कहां पे रखा है? 0 पे रखा है, तो बिल्कुल ओरिजिन पे रहेगा। और 2q कहां पे रखा हुआ है? l की दूरी पर रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, उसको तो हम लोग को शो करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है? l है। मैं बड़े फुर्सत से बताऊंगा आपको, आप स्पीड बढ़ा लो, ठीक है? पहले एक्यूरेसी आप अचीव करो, बाद में स्पीड का सोचना, ठीक? ओके, तो l डिस्टेंस पे -2q का चार्ज रखा हुआ। हमें पता लगाना है एक ऐसा पॉइंट, हमें पता लगाना है एक ऐसा पॉइंट जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो। कहां पे? वो पॉइंट किधर होगा? अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसी एक्स एक्सिस के अलाउंग एक पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है? ये एक्स एक्सिस है जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होना है। ये हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे? जरा सोचो। अगर मान लो ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर दोनों के बीच में मैं यहां पे रखता हूं, मैं कहता हूं पॉइंट पी पे, मैं कहता हूं कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? 0। ऐसा मैं क्लेम करता हूं। तो क्या मेरा क्लेम सही है गलत है? जरा सोच के देखो, ठीक? ये दोनों के बीच में कितना दूरी है? ये l दूरी है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये अगर प्लस है, ये अगर प्लस है, तो क्या होगा? जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है। हमेशा याद रखना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? रेडियली आउटवर्ड रहेगा, आउट। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? रेडियली इन रहेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो यहां से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलेगा? बाहर की तरफ, मतलब इस तरफ आके। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे निकलेगा? अंदर की तरफ, सब तरफ से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। कैसा आएगा? अंदर की तरफ। तो ये दोनों तो ऐड हो जाने हैं। ये दोनों अगर ऐड हो जाएगा तो 0 क्वांटिटी जो आएगा 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। हमको ऐसा कोई व्यवस्था बनाना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाए और दूसरा इस तरफ जाए, और जिससे कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें। ऐसी कोई व्यवस्था जमानी है। तो बच्चों इतना मेरे को समझ में आ गया, इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर मैं कोई पॉइंट डिसाइड करता हूं तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी नहीं है। ये बात तो तय। तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं पॉइंट बनाता हूं, पॉइंट P, और मैं कहता हूं कि प्यारे बच्चों पॉइंट B पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ठीक है? क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? 0 के बराबर रहेगा। इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको एक अच्छा डिस्क्रिप्शन में दे पाऊं इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, नहीं तो इसको तो फटाफट बनाया जा सकता है, ठीक? मान लो ये जो है पॉइंट P हैपेंस टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसा मान लो आप। ये हमने मान लिया। स्पीड बढ़ाए कि नहीं बच्चों? क्वेश्चंस कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा लो आप। हमको तो ये पता लगाना है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो, इसके कारण भी फील्ड बनेगा, इसके कारण भी बनेगा। अब देखिए, इस पॉइंट पे फोकस करना है आप सभी बच्चों को। 1 से जो फील्ड निकलेगा वो रेडियली आउटवर्ड ऐसा निकलेगा, बाहर की तरफ, ये ऐसा। इस पॉइंट पर कैसा आएगा? ये है डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है? सोर्स चार्ज 1 वाला बना रहा है, तो E1 वाला लिख रहा हूं। कौन बना रहा है उसको लिखना है वहां पे। 2 वाला क्या करेगा? अंदर की तरफ, ऐसे इस तरफ। P पे कैसा आएगा बच्चों? इस तरफ आ जाएगा। तो बच्चों यहां मुझे ऐसा लग रहा है ना, हमारा काम बन जाना है यहां पे। अरे 2 के कारण ना, इस सबस्क्रिप्ट में आप क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। तो इतना मेरे को समझ में आ गया। एक दाएं तरफ है तो इसको पॉजिटिव लेना है, एक बाएं तरफ है इसको नेगेटिव लेना है। तो E1 दाएं तरफ है, राइट हैंड साइड, तो उसको पॉजिटिव लिखो। E2 इस डायरेक्शन में तो उसको नेगेटिव लिखो। तो E1 माइनस E2 क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? बना लो ना, अब बताना पड़ेगा। अरे बना लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बता देता हूं मैं। यहां से आप क्या बोल सकते हो बच्चों? E1 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो? E2 बोल सकते हो। E1 कितना होगा? KQ बाय R स्क्वायर। अब लगाते हैं, चलो। K
E1 इसके कारण ये सोर्स चार्ज है कितना 8q/r²। ये डिस्टेंस कितना है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है x का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से k। अब इसके कारण कितना है चार्ज, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो प्लस माइनस का हिसाब किताब हो चुका, डायरेक्शन का पता लग चुका है हमको, डिवाइडेड बाय ये दोनों के बीच का दूरी। तो ये दोनों के बीच का दूरी प्यारे बच्चों कितना है x माइनस एल, ये है कितना x माइनस एल। तो यहां पे क्या लिखोगे x माइनस एल और उसका स्क्वायर, ये q k 2 4। ऊपर में बचा 4, नीचे में बचा x स्क्वायर। तो एक काम करते हैं 4 टाइम्स ऑफ x माइनस एल का होल स्क्वायर यहां पे लिखते हैं, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस एल का होल स्क्वायर इक्वल्स, ये x स्क्वायर गया इधर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, यहां पे बचा 2 x माइनस एल इज इक्वल टू x, 2x माइनस 2l इज इक्वल टू x। तो ये x इधर आया 2l उधर गया, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 2l। अब आंसर तो दिख गया आपको, क्या है आंसर बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है? अरे यार ऑप्शन क्या है मेरे को देखना पड़ेगा। 2l ऑप्शन ए, खत्म। समझ गए तुम लोग, ठीक है। एक मिनट, मेरा पेन का इंक भी खत्म, समझ गए। अब दूसरे पे आते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है, नोट कर लो। चलो फटाफट चीजें कवर हो गई आज के सेशन में। ओके, दूसरा क्वेश्चन। अरे यार ये सब पोस्ट प्रोडक्शन में आएगा ना तुम लोग के लिए, सब यहाँ पे जो फोटो दिखता है ना ये सब एडिटिंग में लाना पड़ता है, मुझे तो यहीं से देखना है। काश कोई ऐसी सुविधा होती कि यहाँ मुझे दिख जाता क्वेश्चन, खर्चा करना पड़ेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन जो है वो फील्ड पर नहीं है, लेकिन ऐसा फील्ड पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है जी। तो इसके लिए ना मैं पहली व्यवस्था बना देता हूँ, आप देखो और फिर बनाते हैं उसको। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हमको दे रखा है, ठीक है जी। एक चार्ज यहां पर है, दूसरा यहां पर है, और तीसरा जो है वो इट इज समवेयर अलोंग दिस लाइन, एंड ये ऐसा कुछ, ठीक है। Q3 साइन वाइन के साथ में लिखना पड़ेगा। स्पीड बढ़ा लो भाई वीडियो की, मेरे को टाइम लगता है ये सब करने में। -Q3, ठीक है, -Q3 -Q1 plus Q2। Alright, now this distance is B and that's A। आय हाय बहुत सुंदर, ये A है और ये B है, बहुत बढ़िया। हमें कह रहा है कि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन Q1। अरे बाबा बड़ी बड़ी बातें, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन Q1। हमें बताना है कि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन Q1, कौन सा Q1, कैसा यार Q1, ये नेगेटिव नेचर का। चलो अभी टेंशन मत लो, इस Q1 में कितना रहेगा, खाली स्थान। अच्छा खाली स्थान नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू खाली स्थान, ये पता लगाना है, ठीक है जी। कैसे पता लगाएंगे जरा सोचो, Q1 की बात हो रही है। तो देखो ये माइनस ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा। क्या करेगा, पुश। ये क्या करेगा, इसको पुल करेगा, मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगे। अरे रे ये है क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फोर्सेस का। तो एक फोर्स यहां पे लगना है, देखिए आप फोकस करो, फोकस मेरे लिखने का स्टाइल है ना, फोकस ऑन Q1 में अगर आप फोकस करोगे ना बच्चों, ये यहां पे मैं बना रहा हूं, ये क्या करेगा, इसको इस तरफ पुल करेगा। कितने फोर्स से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड वर्क हो जाएगा, टेंशन मत लो। आपको ये एंगल भी दे रखा है कितना, थीटा। हमें तो बताना है किसके प्रोपोर्शनल है, पता चल जाएगा। यहां पर एक फोर्स यहां पे आएगा, ये माइनस क्या करेगा, इसको पुश करेगा। तो बच्चों एक यहां पे आएगा, कितना आएगा, ये फोर्स ऑन फिर से 1, किसके कारण, 3 के कारण। तो ये 3 के कारण, ठीक है। अच्छा अभी वर्कआउट करते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं और यहां पे ऐसा साइन बना रहा हूं। तो यहां पे एंगल थीटा है, तो बच्चों यहां पर भी एंगल थीटा होगा। अगर यहां पे थीटा है तो ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट, तो यहां पर भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट यहां पे गिरेगा, ये
ये कुछ ऐसा होगा। अरे दिख रहा है कि नहीं बोर्ड में? एक मिनट रुको, हाँ दिख रहा है दिख रहा है। तो यहाँ पे एक होगा F13 cos थीटा। इससे मतलब नहीं है मेरे को, इससे मतलब है क्यों? x कंपोनेंट की बात हो रही है, इस तरफ वाले से मतलब है, इस तरफ x है इस तरफ y है, x से मतलब है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक कंपोनेंट और F13 sin थीटा। बहुत सुंदर, ये तो हो गया सॉल्व। ये दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाना है, पता लग जाएगा। बताऊं? F12 प्लस F13 sin थीटा। चलो वर्कआउट करते हैं। 1 2 1 2 1 2 दोनों के बीच में b क्या है? K12 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में b स्क्वायर। ओके समझ में आया? प्लस माइनस का टेंशन लेना ही नहीं है, डायरेक्शन तो पता है ना हमको, दोनों दाएं तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल भी मैग्नेट चार्ज का प्लस माइनस हिसाब किताब कभी भी पुट मत करना, दिक्कत हो जाना है। आप डायरेक्शन को पहले से वर्कआउट करो और फिर उसके बाद इक्वेशंस में पुट अप करो। F13 फिर से Q1 Q3, तो Q1 Q3, बहुत सुंदर, Q1 Q3, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है? a, तो यहां पे a का स्क्वायर और साथ में साइन थीटा। अब बच्चों आप ये देखिए कि इन सब में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप देखो? K Q1 K Q1 और कुछ नहीं, अंदर क्या बच रहा है? Q2 बाय प्लस Q3 बाय और साइन। बहुत सुंदर बन गया। चेक करें, ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ रहा है क्या? ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है ऑप्शन में? Q2 बाय बी स्क्वायर दिखा दूसरा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। Q2 बाय बी स्क्वायर, Q3 बाय ए स्क्वायर और साइन थीटा। हो गया, ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो क्वेश्चन इसीलिए हम लोगों ने किया कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस रूप में पूछ सकता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी वाला जो लॉजिक होता है ये आपको पता होना जरूरी है। अब आखिरी प्रश्न की तरफ आते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का है, तो एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बताना, तो मैं बता देता हूं। ये लो, नोट कर लिया करो यार, पॉज कर करके बीच बीच में, काफी कुछ रहता है पढ़ाई। अच्छा, अगले क्वेश्चन के लिए तो भाई डायग्राम तो मुझे बनाना पड़ेगा, है ना, बाकी फोर्स में वर्कआउट करूंगा। चलो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 पॉइंट चार्जेस है, 10⁻⁻8 कूलम और दोनों 10⁻⁻8 कूलम है, एक प्लस में है एक माइनस में। तो इसको बनाते हैं हम यहां पर, ये और दूसरा है यहां पे। ठीक है जी। अब ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिस्से हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा और कुछ ऐसा चार्जेस तो यहां पे रखे हुए हैं। हमें क्या क्या करना है मैं बता रहा हूं। एक पॉइंट मैं यहां पे ए लिख रहा हूं, यहां पे पॉइंट सी लिख रहा हूं, और यहां पर भी एक पॉइंट है, यहां का पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूं बी। अब देखिए और भी कुछ वैल्यूज दी रखी है क्वेश्चन में, है यहां पर 10⁻⁻8 कूलम है। इसको कुछ नाम दे दें, इसको क्रमांक दे दो, 2 दे दो। बॉडी 2 है, ये बॉडी 1 है। बॉडी 1 में प्लस 10⁻⁸ कूलम का चार्ज है, बॉडी 2 में माइनस 10⁻⁸ कूलम का चार्ज है। इसमें नेट पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेट नेगेटिव चार्ज है। इसमें चार्ज डेफिसिट है, इसमें चार्ज एक्सेस है। याद आ गया? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इलेक्ट्रॉन एक्सेस, ऐसा बोलना सही है। हमें क्या करना है? हमें बताना है, ऑब्जेक्टिव में लिख देता हूं भाई। हमारा ऑब्जेक्टिव है, आवर ऑब्जेक्टिव राइट नाउ इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ए, एट बी एंड एट सी। ये चीज निकालनी है हमको, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बनाए? चलो पहले कहां पे निकालना है बोलो, कहां पे निकालना है? ए पे निकालें? चलो ए पे निकालते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं फोकस, हमेशा मेरा स्टाइल है लिखना, फोकस ऑन ए। ए पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए बनाते हैं, ए पर ध्यान केंद्रित करें। यहां पे मैं यहां पे बिंदु जो बना रहा हूं, ये बिंदु किसकी कौन सी है? ये स्वयं बिंदु ए। अब इस ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को हमको वर्कआउट कर लेना है प्यारे बच्चों। और मैंने डिस्टेंसेस तो बनाए नहीं है हड़बड़ी में, तो बच्चों ये डिस्टेंस जो है 0.05 है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 0.05 मीटर है। यहां से यहां तक भी
0.05 मीटर है, फिर से 0.05 मीटर है, ये 0.1 मीटर है। तो क्वेश्चन में लिखा तो नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन नजर आ रहा है, देखो 0.1 0.1 0.1 इक्विलेटरल है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 60 60 60 60 180। ए पर ध्यान केंद्रित करोगे तो इस प्लस के कारण रेडियली आउटवर्ड, तो ए से कैसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा जा रहा है, दाएं तरफ जा रहा है, तो यहां पर दाएं तरफ जाएगा। बड़े प्यार से बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 1। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा 0.05, तो आर स्क्वायर में काम आना है। ए पॉइंट पर 2 के कारण, प्यारे बच्चों देखो 2 के कारण ना, ये माइनस में है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स, हर जगह से कैसा आएगा इनवर्ड्स, इनवर्ड, तो इनवर्ड्स इस तरफ रहेगा। तो E1 भी है और इसी डायरेक्शन में E2 भी है। कुछ कर नहीं सकते, डायरेक्शन तो पता चल गया, मैग्नीट्यूड का पता कर लो और दोनों को जोड़ दो, खेल खत्म है। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, ए पे। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या बोलोगे, ए पे जो 1 पे लग रहा है प्लस 2 पे, एक तो E1 हो गया, दूसरा E2 हो गया। E1 A E2 A कर सॉरी E1 ऑन A बिकॉज ऑफ E2 ऑन A, ऐसा भी लिख सकते हो, आप समझ गए, ठीक है। ए पे लगने वाला फील्ड 1 के कारण 2 के कारण, दोनों के डायरेक्शंस राइट हैंड साइड में है, मतलब पॉजिटिव एक्स में। अब इन दोनों को वर्कआउट कैसे करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्या होता है KQ/R², क्यू कितना है, सोर्स चार्ज कितना है 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच की दूरी 0.0, लाइन टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना ना, जमता नहीं है, 0.05 और उसका स्क्वायर प्लस, फिर से ये सोर्स है इनवर्ड्स, किसकी बात कर रहे हैं, E2 की बात कर रहे हैं, इस तरफ K 10⁻⁻8। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये प्लस माइनस का टेंशन लेना नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्शन खुद वर्कआउट करना है और सब चीज खुद निकल करके आ जाएगा। ओके, अगर फाइनल आंसर प्लस में आया तो आपका डायरेक्शन सब सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस में आया तो समझ जाना उल्टा है, नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच की भी दूरी कितनी है 0.05। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, सॉल्व करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का 72,000 न्यूटन प्रति कूलम। याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स है एक कूलम वाले में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, फोकस बदलते हैं, अब किसी और पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करें, चलो इस बार फोकस करते हैं हम लोग पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर फील्ड्स के डायरेक्शन देखते हैं, पॉइंट बी पर चलो बनाते हैं। क्रमांक 1 वाला जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी जो भी बोल लो, ये क्या करेगा, बाहर की तरफ निकालेगा, ऐसा बाहर की तरफ निकल रहा है, तो बी पे कैसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊं, इस पॉइंट को मैं कहता हूं बी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। तो ये किसके कारण आ रहा है, 1 वाले के कारण। ये देखो ऐसा निकलेगा ना बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स। बी पे कैसे जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, E1 खत्म हो गया। 2 वाला क्या करेगा, रेडियली इनवर्ड्स, ऐसा, तो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, बात समझ में आया, यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, तो ये कैसा होगा, E2 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको पता चल गया दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो हमको पता नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, अब दोनों को ऐड कर दो आप। हम जानते हैं इस तरफ दाएं तरफ जो रहता है वो प्लस रहता है, बाएं तरफ जो रहता है वो माइनस रहता है। बस इसी लॉजिक को फॉलो करके EB निकाल देता हूं, नेट दाएं तरफ वाले को प्लस ले लो। अब कौन डोमिनेट करेगा, इधर वाला डोमिनेट करेगा, इधर वाला, वो तो आंसर में पता चल जाएगा। ये है E2, वैसे तो मेरे को लिखना चाहिए E2 + E1, लेकिन इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैं क्या लिखूंगा -E1। सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। अभी छोड़ो, इसको छोड़ो, अभी तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं बस वेक्टर, प्लस है माइनस है वो अपने आप पता लग जाएगा। अगर प्लस है तो E2 बड़ा, अगर माइनस में आया ये वैल्यू तो E1 बड़ा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो लगाएं, क्या लगाना है, KQ/R² लगाना है E2, 2 के कारण, इतनी दूरी पर, ये दूरी कितनी है 1.5, और ये कितना 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय दूरी कितनी है, ये देखो 0.05, 0.1 हुआ, 0.05 कितना हुआ 0.1। अब 0 में जोड़ना है 0.05, तो कितना होगा 0.15 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया
0.15 और उसका स्क्वायर, अब प्लस माइनस फिर से के E1 1, तो सोर्स चार्ज कितना है +10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय, इसकी बात कर रहे हैं, दोनों के बीच का दूरी 0.05 और उसका स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या हो जाना है देख लेते हैं। ठीक है, आंसर जो आ रहा है जैसा मैं बोल रहा था ये माइनस में आ रहा है, -32,000 न्यूटन प्रति कूलम। मतलब कौन सा डायरेक्शन है, निगेटिव x डायरेक्शन। सिंपल, ये भी वर्कआउट हो गया। ठीक है, और क्या करना है, इसको भी हटाओ। अब कहीं और ध्यान केंद्रित करते हैं, यहां पे दिखेगा कि नहीं पता नहीं तुम लोग को, फोकस ऑन सी पे ध्यान केंद्रित करो। तो मैं एक बिंदु अंकित कर रहा हूं यहां पे, इसको नाम दे दिया मैंने सी। तो सी पर ये प्लस है, यहां पे रेडियली आउटवर्ड्स, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या नाम दोगे, E1। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लेते ना यार। ओके, अब देखो ये क्या करेगा, इसको सब तरफ से अंदर की तरफ, इसके तरफ आएंगे, तो उसका तरफ आते हुए सी से इस तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज गोइंग टू बी E2। लवली, इफ यू वॉच केयरफुली, व्हाट इज दिस एंगल, दिस हैज टू बी 60 डिग्रीज। अगर ऐसा है तो ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, और ये बच्चों, प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो यहां पे 60 है, तो यहां पर भी कितना रहेगा 60, तो यहां पर भी कितना रहेगा 60। बहुत सुंदर, तो यहां पर भी 60 डिग्री हो गया और यहां पर भी 60 डिग्री हो गया। बहुत आसान है। दो अप्रोच बताता हूं, हमको तो बताना है सी पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो E1 को अगर आप डिकम्पोज करोगे, उसके भी कंपोनेंट्स बनेंगे। देखिए यहां पे E1 cos 60 और ये E2 का इधर का जो कंपोनेंट आएगा, ये मैं यहां लिख देता हूं, E2 cos 60। E2 का एक कंपोनेंट नीचे, E2 sin 60, और एक कंपोनेंट ऊपर E1 का, E1 sin 60। तो ये सारे फोर्सेस हैं, ये y डायरेक्शन में है, और ये दोनों के दोनों कौन से हैं, ये x डायरेक्शन में। समझ में आया। अब इसको आपको नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने का फंडा फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं। अरे यार यही लिखते ना, F नेट। अब देखो अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहता है तो प्लस माइनस करके काम चलाया जा सकता है। FC नेट, F नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या C पॉइंट पर नेट। तो आप क्या करो, अंडर रूट ऑफ सारे ले लो x के डायरेक्शन में, सारे ले लो y के डायरेक्शन में। बहुत सुंदर। चलो अभी तक तो मैंने E1 E2 कैलकुलेट किया भी नहीं है। E1 कितना होगा जरा देखो तो, E1 1 के कारण K 10⁻⁻8 बाय R², दोनों के बीच की दूरी 0.1 है ना, 0.1 और उसका स्क्वायर, ये बराबर कुछ आएगा वैल्यू। चलो वैल्यू को छोड़ो, अभी गोली मारो, तुम लोग करते रहना कैलकुलेशन। E2 ये अंदर की तरफ, यहां पे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लग रहा है, ये E2 है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लग रहा है 1 के कारण, ये क्या है E1 है। तो E2 कितना हो गया, इसके कारण ना ये सोर्स है, तो कितना हो जाएगा K, फिर से मैग्नीट्यूड 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। तो देखो दोनों सेम है, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पे तो वेक्टर वाला लगाना पड़ेगा हिसाब किताब। देखिए अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो भाई ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों तो देखिए समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस बोल रहा हूं मैं बार बार, इन वाई डायरेक्शन, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाना है। तो अल्टीमेटली आपका जो भी हिसाब किताब होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, वो किसके बराबर आएगा, x में, वो स्क्वायर में है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, Ex कैसे निकालोगे, तो वो हो जाएगा E1 cos 60 प्लस E2 cos 60, और E1 E2 दोनों सेम है तो इसको 2E1 cos 60 लिख सकते हो। cos 60 1/2 होता है, 1/2 अल्टीमेटली क्या बचेगा, E1 बचेगा। तो आंसर कितना आएगा, सीधा मैं लिख रहा हूं फाइनल आंसर, क्षमा करो पूरा नहीं लिख सकते ना, ठीक है। ये आ जाएगा 9000 न्यूटन पर कूलम। एक बार मैं चेक करूं कुछ बचा तो नहीं। ये है बच्चों कहानी, ठीक है।
और कुछ बताएं क्या? एक ग्राफ वाला मेथड बताएं, पर कहां बताएं? जगह बड़े जल्दी भर जाता है। देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, इसका और इसका, तो दोनों के वेक्टर्स जो हैं उनके लेंथ सेम रहेंगे। देखो इधर देखो, इधर देखो, जगह के वांदे हो गए। यहां से चालू करता हूं, बिल्कुल इसके पैरेलल, कितने 60 डिग्री में, एक का 60 डिग्री रे, तो 45 डिग्री जैसा लग रहा है, ये 60 डिग्री हुआ। ये जो वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड 1, जूम कर दूंगा मैं बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में। दूसरा ये इस तरफ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा यहां पे? 60 डिग्री। समझ में आया? ये कौन सा है? E2 है। तो जो फाइनल वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में रहेगा? हाँ, ये अभी आप कैलकुलेट किए हो, पता है, E नेट C ये है, जो कि E1 और E2 दोनों के बराबर है। ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई सब सेम है। जो भी वेक्टर के शौकीन है वो लोग समझ जाएंगे मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, ट्रायंगल लॉ का यूज किया है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। बात समझ में आया? किस पे? पॉइंट सी पे, जिसका डायरेक्शन कहां रहेगा? ये डायरेक्शन रहेगा क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई नेट सी पर। खत्म, और कुछ नहीं है। चलो बहुत ज्ञान दे दिया आज, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।